नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद, राम राम सभी को। आप सभी कैसे हो साथियों? आप सब देख रहे हो कि नीट के लिए मैं भरसक प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए कर सकता हूँ उतना करने की प्रयास कर रहा हूँ, और आप लोग कितना फ़ायदा उठा पा रहे हो उस क्लास का वो आपके लिए ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले मैंने रीट 2023 का कराया है, उसके बाद 2017 का करा दिया, 2015 का करा दिया, 2012 का टेट का पेपर करा दिया। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और 2011 के पेपर को, रीट 2011 को लेकर। बिल्कुल साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं रीट 2011 की। क्या कौन सा पेपर? रीट 2011 है। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, है ना, बाद में देखने के बाद। और सभी साथी एक बार लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, जिससे और भी मैं आपको रीट से संबंधित कंटेंट देता हूँ। जैसे टॉपिक वाइज भी पढ़ाऊंगा जितना मुझे टाइम मिलेगा, है ना। कुछ टॉपिक मैंने पढ़े हुए हैं, नंबर सिस्टम पढ़ा है ना। रीट के हिसाब से रीट 2025 की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। एलसीएम एचसीएफ आपको करा दिया है मैंने, ठीक है। एवरेज आपको करा दिया, बहुत सारे टॉपिक करा दिए हैं। उधर लाइन एंड एंगल करा दिया, ट्राइंगल करा दिया, क्वाड्रिलेटर की बारी है। इससे पहले मैंने करा सोचा कि 2011 के पेपर जो प्रीवियस पेपर हैं उनके सामने आपके सामने साझा करूं, वो कर रहा हूं। और कुछ शिक्षण विधि के क्वेश्चन भी लेके आता हूँ। कल मैंने गणित की प्रकृति, गणित की परिभाषाओं को बड़े ट्रिकली समझाने का प्रयास किया। चलिए, है ना। तो आप बिल्कुल सभी क्लासों को फायदा उठाइएगा। ये कह रहा है कि निम्न को अवरोही क्रम में लिखें। ये जो भी चार संख्या है ना, 1 2 3 4 संख्या है, इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है बताइए? अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है मेरे लाडलो? अवरोही क्रम का मतलब होता है कौन सा क्रम? घटता क्रम। घटता क्रम। तो इन संख्याओं को मुझे घटते क्रम में लिखना है, मतलब सबसे बड़ी, उसके बाद सबसे छोटी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। आप बताइए इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? देखिए इसमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है। 4203 यहाँ पर भी है, 4203 यहाँ पर भी है, 4203 यहाँ पर भी है। मतलब चार अंक तो सभी में सेम है, चार अंक तो सभी में सेम है। पहले चार अंक, पहले चार डिजिट सभी में सेम है, तो उससे तो अपन डेफिनेट नहीं कर सकते। पांचवा अंक देखिए, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6 है। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है? 7 वाला। इसका मतलब तीसरे नंबर की संख्या सबसे बड़ी होगी। तीसरे नंबर की संख्या सबसे बड़ी होगी। कैसे होगी सर? पांचवा अंक यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है। तो जिसका बड़ा अंक वो संख्या बड़ी, इसका मतलब तीसरा होना चाहिए। अब यहीं से आप केवल ए को खत्म कर सकते हो और सी को खत्म कर सकते हो। अब जो आपके सामने ऑप्शन रहा बी और डी रहा, कौन सा? बी और डी। अब बी तो कह रहा है कि चौथी संख्या आएगी और डी कह रहा है दूसरा। तो चौथी और दूसरी में अपन देखें तो देखो यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, सेम सेम कट जाएगा। सेम सेम क्या होंगे? सेम जो भी डिजिट होंगे वो सभी कट जाएंगे। इसके बाद देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है। तो बड़ा कौन सा होता है? 7 होता है ना। बड़ा कौन सा होता है? 7। इसका थर्ड के बाद कौन सी आएगी? फोर्थ संख्या आएगी। कौन सी संख्या आएगी? फोर्थ संख्या। तो ऑप्शन मेरे लाड लो कौन सा आ जाएगा? बी। बी आ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या थर्ड है और सेकंड बड़ी संख्या कौन सी है? ये है फोर्थ वाली। तो ऑप्शन क्या आएगा? बी। बी जो साथी करके आए थे, देखिए साथियों प्रीवियस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल आराम से वीडियो को देखना, है ना। 1 करोड़ किसके बराबर होता है? क्या 100 लाख के बराबर होता है? क्या 1,000 लाख के बराबर होता है? या 10 लाख के बराबर होता है? या 100,000 के? तो देखिए 1 करोड़ जो होता है ना, 100 लाख के बराबर होता है। किसके? 100 लाख। अगर 100 लाख कर दोगे तो 1 करोड़ हो जाएगा, है ना। 1 करोड़ होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब इसको आप क्या बोलोगे? ये क्या हो गया? 100 लाख हो गया। क्या हो गया? 100 लाख हो गया, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितना लाख? 10 लाख और 100 लाख। तो ये कौन से के बराबर हो जाएगा? 100 लाख के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन पहला इसका आंसर आ जाएगा। अगला है 5 करोड़ 9 लाख 4 या 9, 188 को अंकों में लिखिएगा। 5 करोड़, तो करोड़ों पे 5 आना चाहिए। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ पर तो 10 लाख ही पहुँच पा रहा है। यहाँ पे देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5 करोड़, लेकिन ये 94 लाख है। ये कितना है? 94 लाख है। कितना है? 94 लाख। तो ये भी नहीं होगा,
है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ और 9 लाख। लेकिन होना चाहिए 4,000, हजार चार होना चाहिए, हजार पे चार का होना चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 9,000 है, ये कितना है 9,000, होना चाहिए 4,000 है। इसका मतलब ऑप्शन डी सी गया। इसको देखो, इसको पढ़ के देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो ये कितना हो गया 5 करोड़। करोड़ पे कितना है 5 का, तो 5 करोड़ हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख पर कितना है 9 लाख, 9 लाख हो गया, 5 करोड़ 9 लाख, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पे कितना है 4, तो 4,000, 4,000 और 988, तो आंसर कौन सा बन जाएगा डी। डी मेरे भाइयों इसका करेक्ट आंसर आ गया, डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर आ गया। अच्छा, एक गांव की कुल जनसंख्या इतनी है 78,692 है, जिनमें से अगर मैं मेल की बात करूं, पुरुषों की मैं बात करूं, तो मेल कितने हैं इसमें, मेल मेरे भाइयों 29,642 हैं। टोटल जो है ना उनमें से 29,642 कौन हो गए मेल हो गए, और फीमेल कितनी हो गई 28,167, 28,167। तो यहाँ से मेल प्लस फीमेल दो को ना 2 7 9 प्लस करो, 6 4 10, 10 का 0, हासिला की 1, 6 7 1 8, 9 8 17, 4 1 5, ये क्या हो गए मेल प्लस फीमेल, क्या हो गए मेल प्लस फीमेल। लेकिन बच्चों को भी संभालना है, सबको संभालना है, तो 78,692 मेल, पुरुष और महिला और बच्चे सबको जोड़ने पर 78,692 आ रहा है, जिसमें से 57,809, कितना 809 क्या है मेल और फीमेल है। तो जब इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 12 में से 9 गया तो 3, 8 आएगा, 3 8, 3 8 ऑप्शन में देखते जाइएगा, जो नहीं हो रहा उसको उठाते जाइएगा। 16 में से 8 गया तो 8, 883 कहीं पर है क्या, 883 ये नहीं है। 16 में से 8 गया तो 8, भाई 12 में से 9 गया 3, 8 में से 0 गया तो 8, 16 में से 8 गया तो 8। अब ये 7 बच्चा, 7 में से 7 गया तो 0, 7 में से 7 गया तो 0, और 7 में से 5 गया 2, तो 20,883, क्या 20,883, ऑप्शन ए पहला इसका करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन पहला इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले शून्य में 60 का भाग दो तो कितना भाज्य आएगा, कितना भाजक आएगा, कितना भागफल और कितना शेषफल आएगा। साथियों ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया इस तरीके का कि मैं 4 का भाग दे रहा था 6 में, 6 में पहले क्या कर रहा था, पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया है ना किसी टेट में, तो पहले मैं क्या कर रहा था कि 4 का भाग दे रहा, 6 में 6 का भाग दे रहा था 4 में, तब मुझे भाज्य भाजक पूछे थे। ऐसे ही शून्य में भाग दिया जा रहा है 60 का। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर 60 का भाग कैसे देंगे शून्य में। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर 60 का भाग 0 में कैसे दिया जाए। भाई 0 बार जाएगा, कोई भी 0 हमेशा ऐसी संख्या होती है जिसमें ध्यान रखना हर एक संख्या का भाग जाता है। 60 का भाग भी जाएगा कितनी बार, 0 बार, और 0 का गुणा 0 से करोगे तो 0 गुणा 60 करोगे तो 0, घटाने पर क्या आएगा 0। तो अब देखिए यहाँ पर क्या तो भाज्य हुआ, क्या भाजक होगा, क्या भागफल हुआ, क्या शेषफल। साथियों वहाँ पे भी मैंने जिक्र किया था, यहाँ पर भी कर देता हूँ। जिस संख्या का मेरे लाडलो भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। जिस संख्या का भाग देते हैं, 60 का भाग दे रहे हैं, भाजक हो गया, ठीक है। जितना बचता है वो रिमाइंडर होता है, मतलब शेषफल होता है। जितनी बार भाग जाता है वो भागफल होता है, कोसेंट होता है। क्या होता है, कोसेंट होता है भागफल। और जिस संख्या में भाग दिया था भाज्य, आपने किस संख्या में भाग दिया वो तुम्हारा क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। 0 में आपने भाग दिया तो 0 क्या कहलाया, भाज्य। तो आपसे यही तो पूछा गया भाज्य कितना हो गया, 0। जिस संख्या में भाग दिया, किस में भाग दिया, 0 में, भाज्य 0 हो गया। भाजक जिस संख्या का भाग देते हैं, भाजक क्या होता है, जिस संख्या का भाग देते हैं। कितने का भाग दिया, 60 का, तो 0 60, 0 और 60, 0 60 ये हैं। भागफल कितनी बार भाग गया, भाग कितनी बार गया, 0 बार, और शेषफल कितना बचा, 0। तो 0 60 0 0, 0 60 0 0, ऑप्शन ए। भाज्य किसे कहते हैं, जिस संख्या में भाग देते हैं। भाजक
जिस संख्या का भाग देते हैं भागफल जितनी बार भाग जाता है शेष फल जितना से। देखिए इसमें क्या आता है, इसमें बस यही आता है क्या कि कौन सा कथन सही है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, आपको देना है 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान किसके बराबर नहीं है। इसमें ये नहीं पूछा कि है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 25 पैसे के 15 सिक्कों के बराबर नहीं है। अगर आपके पास 25 पैसे के 15 सिक्के हो गए तो टोटल कितने हो गए, 15 पंजे 75, 375 पैसे हो गए। अगर आपके पास 25 पैसे के 15 सिक्के हैं तो 25 गुणा 15 15 375 पैसे आना चाहिए। ऐसा कौन सा है जो 375 नहीं दे रहा, वही चेक करना है। अगर 1 रुपए के 3 सिक्के हो गए तो 300 पैसे हो गए। यहाँ से कितने हो गए, 300 पैसे। भाई 1 रुपए के 3 सिक्के हो गए तो 3 रुपए हो गए, और 3 रुपए का मतलब हो गया 300 पैसे। ये 300 पैसे हो गए, क्या हो गए 300 पैसे। अच्छा 50 पैसे का एक सिक्का, 50 पैसे का एक सिक्का तो 50 पैसे ही हो गए, और 25 पैसे का ये सिक्का तो इसका मतलब ये, तो यहाँ से 375 हो गए। इसका मतलब ये तो बैठ रहा है। इसने पूछा कौन सा नहीं है, तो पहला तो बैठ रहा है भाई। दूसरा 1 रुपए के 2 सिक्के, 1 रुपए के 2 सिक्के 2 रुपए हो गए। अगर 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए, 2 रुपए, और 2 रुपए का मतलब हो गया 200 पैसे, हाँ या ना भाई। 2 रुपए का मतलब 200 पैसे हो गया। 50 गुणा 3 करोगे तो 150 पैसे ही हो गए। 50 थी 150, और एक 25 पैसे का सिक्का। 25 पैसे कितने सिक्के, एक, इसका मतलब 25 पैसे ही हो गए। आप सभी को काउंट करोगे तो क्या बैठ रहा है, 200 150 350 350 और 25 375, मतलब ये भी 375 पैसे बैठ रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं क्या बैठ रहे हैं, 375। तो कौन कौन से ऑप्शन में 375 बैठ गया, पहले में 375 बैठ गया, दूसरे में। इसमें गलत कौन सा बताना है, ठीक है। चलिए इसमें कितना गलत है, अब क्या बताना है। 1 रुपए के 3 सिक्के, अगर 1 रुपए के 3 सिक्के होंगे तो 3 रुपए हो जाएंगे। 3 रुपए का मतलब हो गया 300 पैसे। 3 रुपए का मतलब क्या हो गया मेरे भाइयों, 300 पैसे हो गए, बताइए। 3 रुपए का मतलब क्या हो गया, 300 पैसे हो गए, ठीक है। और 25 पैसे के 3 सिक्के, अगर 25 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो 75 पैसे हो गए। तो इनको करने पर कितना बैठ गया, 375 पैसे। इसका मतलब ये भी बराबर है, ये भी क्या हो गया, बराबर। अब इनमें से कौन सा कथन है, 1 रुपए के 3 सिक्के, इसका 3 रुपए 300 पैसे ही हो गए, और 25 पैसे के 2 सिक्के, 25 तो नहीं 50, तो ये कितना आएगा 350 पैसे। कितना आएगा 350। इसका मतलब केवल चौथा हो जाएगा। जो आपको सही आंसर नहीं दे पा रहा, वाकई आपके सभी आंसर सही दे रहा है 375, लेकिन चौथा है ना वो 350 दे रहा है, यही आंसर टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भिन्न वाले क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आप तो फिक्स सा मानो, ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है, ठीक है। तो इसको आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। तो जब भी ऐसे आए जैसे 2/9 है तो आप 200/9 कर लोगे। आप मर्जी से अपनी से 2 जीरो लगा लोगे। आप अपनी मर्जी से क्या कर लोगे, 2 जीरो लगा दोगे। 5/8 को भी आप 500/8 लिख लोगे। 1/3 को क्या लिख लोगे आप, 100/3 लिख लोगे। और ऐसे 3/4 को लिख दोगे 300/4, है ना। सभी के साथ में भिन्नों में कोई भी संख्या गुणा करो या भाग करो, भिन्न की वैल्यू पर सभी में करते ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक तुल्य भिन्न बन जाती है। तो मैंने अपनी मर्जी से क्या किया, 2 जीरो लगा दिए, जिससे आपको पॉइंट में करीब कुछ ना हो। अब देखिए 22 9 का भाग दीजिएगा तो 22 नंबर 198, 22 पॉइंट समथिंग जाएगा। 9 का भाग 9 दूनी 18, 2 जीरो 22 पॉइंट समथिंग। 8 का भाग देंगे कितने का, 8 का, तो 8 का 48, 8 के 48, 2 जीरो 20 हो गए ना, 8 दूनी 16, तो ये 62 पॉइंट समथिंग आएगा। ये क्या आएगा, 62 पॉइंट समथिंग, है ना, 62 पॉइंट समथिंग। इसमें देंगे 100 में 3 का तो 33 पॉइंट समथिंग आएगा, 33 पॉइंट समथिंग। और ये 75 पॉइंट समथिंग आएगा, क्या आएगा 75 पॉइंट समथिंग। 2 जीरो लगाने के बाद भाग। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम। सबसे छोटी संख्या उसके बाद बड़ी संख्या। सबसे छोटी 22 हो गई ना, 22,
और 22 कहाँ से आया है? 2/9 से। 22 से बड़ा कौन सा आएगा इनमें? देखो ये 62 है, ये 33 है, ये 75 है, 33 आएगा। और 33 का मतलब क्या हो गया? 1/3। 2/3 आएगा, 2/9 और 1/3, ये दो ऑप्शन में लड़ाई रहेगी। इसके बाद 62 आएगा या 75? सर 62 आएगा। और 62 कौन सा है? 5/8। फिर आपका क्या आएगा? 3/4। तो आंसर कौन सा आएगा? पहला। पहला आंसर करेक्ट आ गया। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हो तो आपको कतई कोई समस्या नहीं आएगी। आपको 2 अंक बाद जीरो लगा दे, 2 जीरो लगा देनी है, फिर सिंपली डिवाइड कर देना है, और जो मान बड़ा होगा वो बड़ी हो जाएगी, जो मान छोटा होगा वो छोटी हो जाएगी। अच्छा, ये कह रहा है कि 5 पेंसिलों का जो मूल्य है 3 सही 3/4 रुपये है। तो 2 पेंसिलों का मूल्य बताइए। 5 पेंसिल, कितनी पेंसिल? 5 पेंसिल। 4 × 12 3 15। भाई ये भिन्न में बदलना तो आप लोगों को आता ही होगा ना। 4 × 12 गुणा करोगे, 4 × 12 3 15/4। 5 पेंसिल इतने की है, तो एक पेंसिल निकाल लो। एक पेंसिल कितने की मिलेगी? 15/4। और ये 5 का में चले जाएगा बट्टे में। हमें तो 2 पेंसिल पूछी हैं। अगर एक पेंसिल का मूल्य ये है, अगर एक पेंसिल का मूल्य ये, तो 2 का कितना आएगा? 2 से गुणा। 5 से काट दोगे 3 बार, तो क्या आएगा बताइए? 3 दूनी 6। अच्छा 2 से कट जाएगा ये, 2 से 4 2 बार। तो फाइनली आंसर क्या आएगा? 3/2 रुपये। आंसर 3/2 आएगा, मतलब 1.5 रुपये की एक पेंसिल बनेगी। कितना आएगा? 3/2। सबका क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? 5 पेंसिल कितने की है? 4 × 12 3 15/4 की। एक पेंसिल निकालोगे तो 15/4। ये 5 जो गुणा है ना, 5 का भाग में चला जाएगा, 2 पेंसिल का गुणा कर दोगे और सिंप्लीफाई करने पर 3/2 करेक्ट आंसर आ जाएगा। निम्न में से कौन सी कथन सही है? एक अभाज्य संख्या नहीं है साथियों। एक, सबसे पहली बात तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम संख्या। ऐसी संख्या जिसमें केवल किसका भाग जाए? एक और खुद का भाग जाए। ऐसी तो संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं का ही भाग जाए, केवल एक और स्वयं से ही विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाए, अन्य का भी क्या जाए? भाग। अब देखो एक, भाई एक में एक का भाग तो जाएगा, खुद का भी भाग जाएगा, लेकिन ये दो संख्या ना तो दो ही ना दो से ज़्यादा। इसका मतलब एक ना तो अभाज्य होती है ना ये भाज्य। ठीक है, एक अभाज्य संख्या है नहीं, एक ना तो भाज्य होगी, एक ना तो भाज्य होती है, और ना ही अभाज्य। एक ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य। ठीक है, तो इसने कहा एक अभाज्य संख्या नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है। एक ना तो भाज्य होगी ना अभाज्य। ठीक है, और दो अभाज्य संख्या होती है, एकमात्र समअभाज्य संख्या दो ही होती है। ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। 720 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तो आप या तो कर लो या पैसे देख लो। 2 × 3 4, 4 × 12, 12 × 36, 36 दूनी 72 और 72 पंजे 360। इसका मतलब ये 360 दे रहा है। अच्छा ये अभाज्य संख्या नहीं है। 6 आप देखो 2 3 6 चौक 24 पंजे 120, 720 तो आ रहा है, लेकिन 6 और 4 अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होगा। ये 4 अभाज्य संख्या नहीं है, ये नहीं होगा। तो आप इसको देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 थी 48, 48, 48 थी 144, पंजे 720, बिल्कुल 720 दे रहा है। ऑप्शन डी आ जाएगा। क्या आएगा? डी। आप इसको बेसिक से भी कर सकते थे सर। 720 में सबसे पहले 2 का भाग कितनी बार? 360, फिर 2 का भाग 180, फिर 2 का भाग 90, फिर 2 का भाग 45, 3 का भाग 15, 3 का भाग 5, 5 का भाग 1। तो 2 1 2 3 4, 4 2 2 के इसके फैक्टर हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 3 के कितने हो गए? 2 बार गुणा 3 और 1 बार 5। तो आंसर क्या बनेगा? डी। डी फॉर डॉग इसका करेक्ट आंसर आ गया।
संख्याओं 425 और 476 का मासा। मासा वह संख्या होती है बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दोनों में जा रहा हो। बताइए क्या 51 का भाग जाएगा? 5 2 7 और 4 11। भाई अगर कोई संख्या 51 से विभाजित होगी तो इसका मतलब 17 और 3 से होगी। 3 का भाग जा रहा है क्या? 4 2 6 5 11। इसका मतलब 51 से नहीं डिवाइड होगी। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो विभाजित करे तो 3 का भाग नहीं जा रहा तो 51 का कैसे जाएगा? 17 का जाएगा क्या? 17 का भाग इसमें चला जाएगा। 17 दूनी 34, 8 5 17 5 85। क्या इसमें जाएगा? 17 दूनी 34, 17 136। बिल्कुल 17 का भाग ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दोनों में जा रहा है वही क्या कहलाती है? मासा। तो आप ऐसे कर सकते हो 425 और 476। 17 का भाग दोनों में आ रहा है। 17 का भाग मेरे भाइयों दोनों में आ रहा है। 17 दूनी 34, 17 5 85। 17 दूनी 34, 17 136। अब इसके अलावा किसी और संख्या का भाग जा रहा है ना? नहीं। तो मासा क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या। इसका मतलब बड़ी से बड़ी संख्या 17 होगी जिसका भाग दोनों में जा रहा है। लासा ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी से विभाजित हो जाए। सबसे पहले आप संख्या लिख लो, चलो बेसिक से कर लो। 90 हो गया, ये 60 हो गया, 75 हो गया और 35। इनका क्या लेना है? लासा। तो सबसे पहले क्या बताओ? 15 का भाग जा रहा है ना सब में। ऐसी संख्या देखा करो जिसका भाग सब में जा रहा हो। 15 6 90, 15 चौके 60, 15 75। 15 का नहीं जा रहा सब में। एक सेकेंड, 15 का भाग नहीं जा रहा साथियों, इरेज करना पड़ेगा, सॉरी। 15 का भाग नहीं जा रहा। छोटी संख्या, किसी छोटी संख्या का भाग देना पड़ेगा। किसी छोटी संख्या का भाग देना पड़ेगा। क्या करेंगे? किसी छोटी संख्या का भाग देंगे। ठीक है, संख्या क्या है? 90 60। ये 60 है और ये 90 है। तो सबसे पहले 5 का भाग जा रहा है सब में। 5 का भाग 18 बार, 12 बार, 15 बार और 7 बार। ठीक है, फिर देर को कितने का भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है। 9 बार, 6 बार, 15 का 15, 7 का 7। फिर देखो कौन सी संख्या का भाग जा रहा है? 2 का भाग, ये 9 बार, ये 3, ये 15 और 7। अब देखो छोटी संख्या को काट देते हैं। अगर भाग जाता है तो छोटी संख्या को काट देते हैं। इसको 3 कट जाएगा। 15 और 9 का 45, 45 गुणा 7 245। भाई ये क्या बचेगा? 9 और 15 का 45, तो बचेगा 5। ये तो 5 है ही। 5 गुणा 2 गुणा 2 और 9 15 का आएगा 45। तो 45 गुणा 7 ये आएगा, है ना। 5 10, 10 दूनी 20, 900 और 900 गुणा 7 6300। तो इसका आंसर क्या आएगा? 6300। ठीक है, इस तरीके से आप सिंपली इसका एलसीएम निकाल सकते हो। 5 व्यक्ति, देखिए ये वाला क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जा रहा है। M1 D1 H1 बट्टे W1 बराबर होता है M2 D2 H2 बट्टे W2। M1 D1 H1 बराबर बट्टे W1 बराबर होता है M2 H2 W2। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए एक बार, M1 पहले व्यक्ति कितने? 5। D1 है ना, दिन में कितने? 3। H1 घंटे 8। काम नहीं होता तो एक ही मान के करते हैं। दूसरे केस में व्यक्ति कितने हैं? 1। दूसरे केस में कितने व्यक्ति? 1। ये रहा एक व्यक्ति। दिन का पता नहीं तो डी मान लीजिएगा। घंटे कितने? 4। ये भी एक है। 4 से काटेंगे 8 कितनी बार? 2 बार। तो 5 नहीं 15 दूनी 30। आंसर क्या बचेगा? 30। आंसर क्या बनेगा? 30 बनेगा। ऑप्शन कौन सा हो गया? फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 4 विषयों में कुल अंक कितने? कुल अंक कितने? 200। 3 विषयों में प्राप्त औसत 48 है। अगर औसत 48 है तो टोटल कितना आएगा?
48 थी 144, गुणा करते हैं 3 अट्टे 24, 3 चौक 12 तो 14 है भाई। 204 के 200 है, 3 के 144 है, तो चौथी सब्जेक्ट कितनी बची? 56 की। माइनस कर दोगे 56, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 105। देखिए मैंने कल भी बताया था 935 तो गुणा में आएगा, संख्या का में गुणा में जो पूछा है वो ऊपर आता है। अगर आपको क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य ऊपर आएगा, विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य। इसका क्रय मूल्य पूछा है खरीदी, इसका क्रय मूल्य ऊपर आएगा, और क्रय मूल्य कितना होता है 100, तो विक्रय मूल्य नीचे आएगा। 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना आएगा? 110। 0 से 0, 11 अट्टे 88, 5 5 11 पंजे 55, और 85 गुणा 10 करोगे 850। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ धन रुपया 15% की दर से उधार लिया, 3 साल वह कितने रुपए वापस करता है? 7,220, 250। तो ये साथियों क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। सबसे पहली बात तो यही जानना इंपॉर्टेंट है कि ये मूलधन का काम करेगा, ब्याज का काम करेगा, ये मिश्र धन का। भाई 3 साल बाद लौटा रहा है, इसका लास्ट में लौटा रहा है, तो मूलधन भी दिया होगा, ब्याज भी। और मूलधन और ब्याज क्या होता है? मिश्र धन। तो उसने कितना रुपया उधार लिया? देखिए आप 15% को फ्रैक्शन में बदल सकते हो। 15% कितना हो गया? 3/20। 20 रुपये पर 1 साल का ब्याज 3 रुपये हो गया, है ना। तो 3 साल का ब्याज कितना हुआ, है ना। 3 साल का ब्याज, 1 साल का 3 रुपये, तो 3 साल का कितना हो गया? 9 रुपये। 9 रुपये ब्याज के हो गए। मूलधन कितना हो गया? 20। भाई ये नीचे वाला सबसे पहले परसेंट को फ्रैक्शन में बदलो, है ना। बेस को मानते हैं क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य की गणना मूलधन पर होती है। और 20 रुपये पर 3 रुपये का ब्याज हो गया 1 साल का, 3 साल का ब्याज 9, तो 20 रुपये पर 9 रुपये ब्याज के आपका मिश्र धन हो गया 29। 20 रुपये मूलधन, 9 रुपये ब्याज का, 29 मिश्र धन हो गया। 29 की वैल्यू दी है 7,250। 1 का मान 29 से दे दोगे भाग, 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, कितना आएगा? 29 दूनी 58, 14 29 पंजे 145, 250। 1 का मान 250 हो गया। कितना रुपया दिया? मूलधन कितना माना था? 20 रुपये। मूलधन नीचे वाला होता है 20। अगर 1 का मान 250, तो 20 का मान 25 दूनी 50, 5,000 आएगा। क्या आएगा? 5,000 इसका करेक्ट आंसर आएगा। 5,000 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसको मैं परसेंट मैचिंग नाम देता हूँ। एक बार उस मेथड से भी अपन लोग इसको निपटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चन सिखाना, सारे तरीके सिखाना हमारी ड्यूटी है भाई। आप करो सपोर्ट या ना करो, देखो या मत देखो, सब्सक्राइब करवाओ या मत करवाओ, लेकिन हम अपना काम करेंगे बखूबी, पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। ये 15%, एक सेकेंड, ब्याज की दर कितनी है? 15%। हर साल 15% है, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? 45%। सादा ब्याज की खास बात ये रहती है कि हर साल समान मिलता है। 1 साल में 15%, तो 3 साल में ब्याज 45%। लेकिन 7,250 रुपये क्या है? मिश्र धन। तो अपन मिश्र धन निकालेंगे। भाई मूलधन हमेशा 100% होता है। मूलधन 100%, अगर 100% में मिश्र धन कितना हो गया? फिर परसेंट में मिश्र धन कितना हुआ? 100% आपका मूलधन, 45% ब्याज, इसका मिश्र धन कितना हो जाएगा? 145%, जिसकी वैल्यू कितनी दी है? 7,250। 1 का मान निकालोगे बट्टे 145। आपको पूछा है मूलधन, 100 से गुणा कर दोगे। 100 से गुणा क्यों करा है? क्योंकि मूलधन पूछा है। तो आप जब इसको काटोगे ना, तो ये 5 बार कट जाएगा, 5 बार, तो 50 गुणा 100 बचेगा ना, 50 गुणा 100, तो भी 5,000 ये आंसर आएगा। ऑप्शन ए आएगा। ऐसे भी निपटा सकते हो परसेंट मैचिंग से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ लड़के ये सोच रहे होंगे सर 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज कितना होगा? भाई छमाही का मतलब हो गया 6 माह में एक बार, और 6 महीने का ही पूछ रहा है। इसका डायरेक्ट आपको 500 का 8% नहीं निकाल देना, बताइए। कुछ लोग ये सोच रहे हो क्या करें भाई, 8% छमाही, 6 महीने में 8% ब्याज है। 6 महीने में कितना ब्याज है? 8%, और 6 महीने का ब्याज निकालना है, तो 500 का 8% निकाल दोगे ना, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 40। क्या आएगा? 40 रुपये इसका आंसर आएगा।
तो 40 मेरे भाइयों इसका करेक्ट आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा। ठीक है, 6 महीने का ब्याज निकालना है 8%। 8% परसेंट से 2 जीरो हट जाती हैं क्योंकि बट्टे 100 करोगे, बात एक ही है। अच्छा, इसमें क्या हो गया, प्रॉफिट लॉस का एक टाइप है जिसमें वस्तु कई बार पूछी जाती है। एक्स वाई को पूछ रहा है, बेच रहा है वाई जेड को। जैसे एक्स ने कोई वस्तु खरीदी 100 रुपये की, एक्स खरीद रहा है, वाई खरीद रहा है और जेड। एक्स ने खरीदी कितने रुपए की, 100 रुपये की। अब 10% के लॉस पर इसको बेच दिया, इसका मतलब इसको 90% में बेचा। अगर एक्स ने 100 रुपये की खरीदा, 10% के लॉस पर बाई को बेचा, इसका मतलब बाई ने इसको 90% ही खरीदा। फिर बाई ने क्या करा, 10% का लाभ कमाया। बाई ने 10% का लाभ कमाया, इसका मतलब 110% बेचा। ये जो मूल्य आया ना उसका 10% लाभ पर, इसका 110%। बताइए क्लियर हुआ क्या। तो यही तो पूछा है, बाई ने किस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा, जेड को किस मूल्य पर बेचा। तो जेड ने इतने रुपए का खरीदा है ना, जेड ने इतने का ही तो खरीदा है। 2 जीरो तो 0 0, 1 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो। तो बाई ने जेड को फाइनली 99 रुपये, या जेड को यह वस्तु कितने रुपए की प्राप्त हुई, जेड को यह वस्तु कितने रुपए की प्राप्त हुई। तो 99 इसका करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से कौन सी आकृति समतल है। समतल कौन सी होगी, कागज। क्योंकि गेंद एक गोल होती है, गेंद कैसी आकृति होती है, गोल आकृति होती है। गिलास कैसी होती है, शंक्वाकार होती है, शंकु के आकार की है ना, शंक्वाकार कह सकते हो, जिसको बेलनाकार भी कह सकते हो। गिलास दोनों तरीके के हो जाएंगे, शंक्वाकार या बेलनाकार। और बेलन आपको पता ही है, बेलन की आकृति कैसी होती है, बेलनाकार। तो कागज कैसा होता है, समतल आकृति होती है। ठीक है, टूटी है। या निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन बताना है। किसी एक बिंदु से गुजरने वाली 2 किरणों से बनी आकृति को कौन कहते हैं। किसी एक बिंदु से गुजरने वाली, हाँ बिल्कुल, मैं 2 किरणों के मध्य झुकाव भी, तो जैसे ये 2 किरण है ना, किसी एक बिंदु पर जाकर मिल रही है इस बिंदु पर, तो जो उस बिंदु पर कोण बनता है उसे कोण का शीर्ष, जिस बिंदु पर ये काटेंगी उसको कोण का शीर्ष कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कोण का शीर्ष। तो ये बिंदु कोण का शीर्ष हो गया, और ये कोण की क्या होगी, भुजाएं। तो किसी एक बिंदु से गुजरने वाली 2 किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। किन्हीं 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। ये भी सही है। किन्हीं 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को, भाई घिरी हुई बंद आकृति को, क्या, बंद आकृति को, बंद होनी चाहिए, घिरी हुई से काम नहीं चलेगा। आकृति कैसी होनी चाहिए, बंद, है ना। घिरी हुई तो कोई भी आकृति बना दो तो वो कोई त्रिभुज नहीं कहलाएगी। त्रिभुज क्या होगा, इस टाइप से होगा। अब ये बंद आकृति होगी, ऐसा नहीं है किसी एक साइड से खुल रही हो, तो आंसर सी आएगा, यही गलत है। ठीक है, और ये ध्यान रखना, बंद आकृति होनी चाहिए तभी त्रिभुज होगा। कोई भी आकृति जब त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो तभी होगा, तब वो बंद हो जाएगी। आयत के आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान होती है, बिल्कुल होती है, तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, बिल्कुल। आमने सामने की भुजा लंबाई बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसको आयत कहते हैं। और जिसकी चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसको वर्ग कहते हैं। किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई। न्यून कोण भी हो सकता है, एक अधिक कोण भी हो सकता है, समकोण भी हो सकता है। आप सपोज करो, एग्जाम्पल ले लो, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये 90 का हो गया, तो ये त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज है। तो सदैव कोण न्यून कोण हो ऐसा नहीं है। एक कोण सदैव समकोण हो ऐसा भी नहीं है भाई। ऐसा मैं इस तरीके से त्रिभुज बना दूं तो ये एक त्रिभुज हो गया ना। अब जरूरी तो नहीं है कि एक कोण सदैव हो, ये भी गलत हो गया। एक कोण सदैव अधिक कोण होता है, ये भी गलत हो गया भाई। ये भी तो, ये दोनों त्रिभुज हैं, अब ना तो इसमें कोई अधिक कोण है ना ही इसमें कोई अधिक कोण है, तो ऐसा भी कोई नहीं जरूरी है कि अधिक कोण हो। ठीक है, एक कोण सदैव न्यून कोण होगा, ये पक्का है। आप चाहे न्यून कोण बना लो तो भी एक कोण जरूर कैसा होगा, न्यून कोण होगा। ये तीनों न्यून कोण हो गए। अच्छा, आप समकोण त्रिभुज बनाओ तो एक कोण तो समकोण हो गया, लेकिन बाकी 2 कोण कैसे होंगे, न्यून होंगे। आप अधिक कोण त्रिभुज बना लो तो ये कोण तो हो गया अधिक, है ना, लेकिन ये 2 कोण कैसे होंगे, शेष न्यून। तो एक कोण, कोई ना कोई कोण तो सदैव क्या होता है, न्यून कोण होता है। तो यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी मेरे लाडलो इसका क्या हो गया,
करेक्ट आंसर हो गया। एक कोण कम से कम क्या होगा, न्यून कोण होगा, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, इसमें त्रिभुज बताने थे, इसमें त्रिभुजों की संख्या। तो सबसे पहले आप देखो, ये एक त्रिभुज हो गया, ये दूसरा त्रिभुज हो गया, ये तीसरा त्रिभुज। तीन त्रिभुज तो अलग अलग हो गए, आप सभी को दिख रहे हैं। पहले इंडिविजुअली चेक करते हैं, फिर मिलाने से कोई त्रिभुज बनना है क्या? अगर मैं इन दोनों को देखूं तो एक और दो को मिलाने पर क्या बनना है, एक त्रिभुज बनना है ये। तो इस त्रिभुज का नाम कितना हो गया, 4 आ गया। ठीक है, और कोई इन दोनों को मिलाने से कोई त्रिभुज नहीं बन रहा, इन दोनों को मिलाने से कोई त्रिभुज नहीं बन रहा, लेकिन तीनों से मिला करके एक त्रिभुज बनना है, बड़ा वाला, बड़ा वाला एक त्रिभुज बनना है। इसका मतलब त्रिभुज कितने हो गए, ये पांचवा हो गया, ये पूरा बड़ा कौन सा हो गया, पांचवा। तो यहाँ पर 5 त्रिभुज बनने हैं। त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 5 है। तो 5 इसका करेक्ट आंसर हो गया। वर्ग के चारों अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सबको पता है, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो कि अंत्य कोणों का योग कितना होता है, n-2 180 होता है। बाकी आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, त्रिभुज का 180। कौन सा ऐसा कथन है जो सत्य है? वर्ग एक इस प्रकार का आयत होता है, बिल्कुल। प्रत्येक वर्ग को आप आयत कह सकते हो, लेकिन प्रत्येक आयत को आप वर्ग नहीं कह सकते। प्रत्येक किरण एक रेखाखंड नहीं होती है। सरल या ऋजु कोण की माप 90 डिग्री नहीं होती है। कितनी होती है, 180 डिग्री। कितनी होती है, 180। तो प्रत्येक वर्ग एक आयत हो सकता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। लेकिन प्रत्येक आयत को अपन वर्ग नहीं कह सकते। किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। एक लड़की 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है, तो कितने चक्कर लगाए? और 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? एक चक्कर की दूरी 250 मीटर है। सबसे पहले देखो कि टोटल 3 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी है, तो 3 किलोमीटर का मतलब, 3 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 3000 मीटर। मतलब आप लोगों को 3000 मीटर दौड़ना है। कितना, 3000 मीटर। ठीक है, जिसमें से आप 75,000 सेंटीमीटर, तो 75,000 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलो। इसको अगर आप मीटर में बदलोगे तो 100 का भाग दोगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। 100 से भाग दोगे, इसका मतलब 750 मीटर हो गया। तो आपने क्या करा, 3000 में से 750 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। कितना बचा, 2250 मीटर। आपको 2250 मीटर चलना है, और एक कितने का है, 250 का। तो आपको टोटल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 25 नंबर 225, 9 चक्कर लगाने पड़ेंगे। कितने लगाने पड़ेंगे, 9। ठीक है, तो उसे कितने चक्कर लगाए, और 3 किलोमीटर दूरी करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो उसने कितने चक्कर लगा लिए भाई, 750 में कितने लगा लिए, 250 के हिसाब से 3 लगा लिए, 9 और लगाने हैं। 3 लगा लिए है ना, और टोटल उसको कितने लगाने हैं, 9 चक्कर लगाने हैं। 3 9 लगा लिए, टोटल उसको 9 चक्कर। ये पूछता कितने रह गए, तो 9 में से 3 घटा देते। कितने चक्कर और लगाने पड़ेंगे, तो 3 में से 9 घटा लेते। ठीक है, टोटल तो कितने हो गए, है ना, 3 चक्कर लगा लिए, उसको 9 चक्कर और लगाने पड़ेंगे। टोटल चक्कर हो गए उसके 12। कुल चक्कर कितने लगाने पड़ेंगे, 12। एक बात सुनो, 3 किलोमीटर दौड़ना है, मतलब 3000 मीटर दौड़ना है। उसमें से 7500 सेंटीमीटर, 75,000 सेंटीमीटर की दौड़ पूरी हो चुकी है। इसको मीटर में बदल लेंगे, 750, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 750 मीटर दौड़ चुकी है, तो 3000 में से 750 दौड़ चुकी है ना। अब देखो कितने चक्कर लग चुके हैं भाई, 750 चल चुकी है। वो कितना चल चुकी है, 750, और एक चक्कर 250 का है। इसका उसने 3 चक्कर कंप्लीट कर लिए, है ना। बचा कितना, 2250। उसको 250 के हिसाब से कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 25 नंबर 200 चक्कर, 225। तो पहले 3 लगा चुकी है, 9 और लगाने हैं। इस तरीके से टोटल 12 चक्कर हो जाएंगे। ठीक है, 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन 50 किलो घटाने पर प्राप्त होगा। सबसे पहले आप देखिएगा कि 1 मीट्रिक टन क्या होता है। 1 मीट्रिक टन का मतलब होता है आपका कितना, बताइए, 1000 केजी। 1000 केजी। और 1 क्विंटल का मतलब क्या होता है, ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 केजी। कितना, 100 केजी। और 1 मन, अगर आपसे पूछा जाता है 1 मन, तो 1 मन का मतलब होता है 40 केजी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सर 1 मन का मतलब होता है 40 केजी, 1 क्विंटल का मतलब 100 केजी, और 1 मीट्रिक टन का मतलब 1000।
तो 12 मीट्रिक टन में से, और 1 क्विंटल तो मैंने बता दिया 100 का, तो 12 में से 8 घटाओ, 12 मीट्रिक में से 8 मीट्रिक घटाओ तो 4 मीट्रिक बचेगा। 8 क्विंटल, 8 क्विंटल का मतलब हो गया 800 किलो भाई, 8 क्विंटल का मतलब हो गया 800 किलो, 800 किलोग्राम, ठीक है। और 50 किलो घटा दीजिएगा, इसका मतलब 750 है ना, 7 क्विंटल 50 ग्राम, 12 क्विंटल में, तो आंसर क्या बनेगा? बी, बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। 12 मीट्रिक में से 8 मीट्रिक घटाओ 4 मीट्रिक, 8 क्विंटल का मतलब होता है 800 किलो, और 800 किलो में से जब 50 किलो घटाओगे तो 7 क्विंटल 50 ग्राम, 7 क्विंटल 50 के ग्राम, तो आंसर इसका क्या बनेगा? बी, बी इसका मेरे बना लो करेक्ट आंसर आएगा, बिल्कुल बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पर एक आपको नई नॉलेज मिल गई कि 1 मीट्रिक टन में 1000, एक टंकी में 400 लीटर पानी आता है, ये टंकी है इसमें 400 लीटर पानी आता है, इसमें से 12 लीटर 500 ml पानी काम करने के बाद शेष पानी को समान क्षमता के 25 डिब्बों में भरा जाता है, प्रत्येक डिब्बे की क्षमता या धारिता बताइए। देखिए कितना है? 400 लीटर, 400 लीटर में से 400 लीटर में से 12 लीटर 500 ml है ना, 12 लीटर और 500 ml घटाना है, इसको घटाइएगा। 400 लीटर में से 12 लीटर 500 ml घटाओगे ना तो 500 ml तो ये बचेगा, ठीक है। अब ये 300 भाई, इसका 1000 हो गया ना, 399, 399 में से बाहर गया 387, तो ये बचा। अब इसमें भाग दे दोगे कितने का भाई? टोटल बचा 387.5, 25 का भाग दे दो, 25 बनाने ना, 25 से कम 25, 25 से कम 25 है ना, 13 37, 25 पंजे 125, 12 तो 15.5, 15.5 के जी या लीटर, 15.5 है ना। एक बार सुनिएगा, 400 में से आपने कितना घटाया? 12 लीटर 500 ml, तो 1000 में से 500 गया 500, अब यहाँ पर 399 लीटर बचा, तो 399 में से 12 घटाना है तो कितना बचेगा? 387, ठीक है। 387.5 बचा, 387.5 में से 25 डिब्बे भरने हैं, तो और एक कितने का आएगा? 15.5 का, ये रहा 15 लीटर 500 ml, सी इसका। अच्छा, घड़ी में जो मिनट की सुई होती है ना, के किसी अंक से ठीक अगले अंक पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा कथन आ सकते हैं? जैसे ये आपकी घड़ी है, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है? मिनट की सुई होती है, जैसे यहाँ पर 12 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, इस तरीके से होते हैं। तो 1 से 2 जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा भाई? 5 मिनट। एक अंक बढ़ने के लिए टोटल 5 मिनट चलना पड़ेगा, कितना? 5 मिनट। तो ये कह रहा है पहला ऑप्शन 5 मिनट सही है। अच्छा, इसने अब की बार सेकंड में दे दिया, तो साथियों 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। एक मतलब मिनट मतलब 60 सेकंड, तो 5 मिनट का मतलब क्या हो गया? 60 पंजे 300 सेकंड, 60 पंजे 300 सेकंड, तो ये भी सही है ना। 5 मिनट का मतलब क्या? घंटा होता है, तो 1 घंटा तो नहीं आएगा, है ना। घंटे की सुई को अगला अंक जाने के लिए 1 घंटा चलना पड़ता है, लेकिन मिनट की सुई 5 मिनट बाद ही आ जाती है ना। और इसको भी अपन घंटे में, तो इसका आंसर डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 119, एक आयताकार मैदान की लंबाई दे रखी है, आयताकार मैदान है मेरे भाइयों, ये आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई कितनी है? 60 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 40 मीटर। अब इसके चारों ओर बाहरी तरफ 5 मीटर चौड़ाई घास लगी है, ये यहाँ से अगला हो गया, और इस तरीके से चारों तरफ से 5-5 मीटर की क्या लगी है? घास लगी है। आपको कम ज़्यादा दिख रहा है, बाकी 5 मीटर है। ये सब कितना है? 5-5 का, ये सब 5-5 का है, ठीक है। ये 5-5 का है, 5 मीटर। तो घास लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल, मतलब ये जो है ना, इसमें मुझे घास लगानी है, ये बीच का पोर्शन है, ये बीच का पोर्शन है, इसमें मुझे क्या लगानी है? घास लगानी है। तो सबसे पहले एक बाहर आयत बन जाएगा, बाहर भी क्या बन जाएगा? आयत। लेकिन बाहर वाले आयत की क्षेत्रफल कितना आएगा? देखिए ये 60 है, यहाँ से यहाँ तक 60,
लेकिन 5 इधर हो गया, 5 इधर, भाई दोनों साइड 5 5 बढ़ेगा ना। 60 तो ये है अंदर का, ये 60 है, 5 इधर है, 5 इधर है, तो 60 5 5 70 हो जाएगा ना। लंबाई इसकी क्या हो जाएगी 70। चौड़ाई इसकी, चौड़ाई ये कितना है 40, 40 की चौड़ाई है। कितने की चौड़ाई है ये 40 की। लेकिन 5 इसके इधर जाएगा और 5 इधर, तो दोनों तरफ 5 5 बढ़ जाएगा ना। इसका मतलब चौड़ाई क्या हो जाएगी 10 बढ़ जाएगी। 40 तो है 50 3500। बाहर का क्षेत्रफल कितना आ गया 3500। बाहर का क्षेत्रफल कितना आ गया 3500। अंदर का निकाल लो, अंदर कितने का है 60/40 का 2400। तो अगर बाहर के में से, अगर बाहर के में से अंदर का घटा देंगे आंसर आएगा 3500 में से 2400 गया 1100। अच्छा देखिए 1100 दो जगह है ना। अब कन्फ्यूज हो गए 1100 में कौन सा करें भाई, क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल तो हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा, वर्ग मीटर। आंसर कौन सा आएगा सी। मीटर वाला मत कराना, इसमें हमें इकाई की भी ज़रूरत पड़ती है। क्षेत्रफल किस में आता है मीटर स्क्वायर में। मैंने सारा सब कुछ बता दिया, ये आप देख सकते हो है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस रीट 2011 का पेपर का, टेट का उस टाइम पे टेट होता था 11 में। एक आयताकार चित्र के फ्रेम एक्स की लंबाई 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई 70 है। दो तरीके का फ्रेम है, एक तो फ्रेम है एक्स नाम का जिसका लंबाई कितनी है 90 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 70 सेंटीमीटर। और एक बाई नाम का है जो एक वर्गाकार है। बाई नाम का कैसा है वर्गाकार। अब वर्गाकार है तो इसकी तो 80 80 होंगी सभी, 80 80। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा सही है। फ्रेम एक्स का परिमाप 6300 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए परिमाप पहली बात तो कभी भी वर्ग सेंटीमीटर में नहीं आएगा, परिमाप कभी भी वर्ग सेंटीमीटर में नहीं आएगा। दो ऑप्शन गए, परिमाप कभी भी वर्ग में नहीं आता भाई, परिमाप कभी भी वर्ग में नहीं आता, दो ऑप्शन गए। दोनों फ्रेम है एक्स तथा वाई का परिमाप बराबर है। अब यहाँ पर अपन को परिमाप निकालना पड़ेगा। इसका परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा 90 प्लस 70, 160 तो नहीं 320, 320 सेंटीमीटर है ना। अच्छा इसका परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 80, ये भी 320 आएगा। लेकिन ये 320 तो आएगा, लेकिन ये परिमाप भी वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, ये केवल इकाई से हो जाएगा, वर्ग में तो नहीं आएगा। परिमाप कभी भी वर्ग सेंटीमीटर में नहीं आता। इसको भी आप ऐसे इग्नोर कर सकते थे, कुछ नहीं करते तो भी आ जाता, वर्ग सेंटीमीटर में नहीं आ सकता। तो आंसर क्या आएगा, ये परिमाप दोनों के बराबर है 320 320 सेंटीमीटर में है ना। परिमाप हमेशा सेंटीमीटर में आ सकता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जय हिंद भाई, जो राम राम। उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। सभी क्लास को लाइक और शेयर किया करें और इसी तरीके आप बरसाए रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।